एक घटिया कहावत है कि गरीब की मेहरारू गांव भर की भौजाई। भाजपा के नेताओं ने इस कहावत को नया रूप देने की कोशिश की है। जी हां, उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों की कीमत 20 से 25 हजार रुपया घोषित कर दी है। अब बिहार के लोग चाहें तो अपमान का ये घूंट सरकारी राशन की दाल मानकर गटक सकते हैं। अपमान का घूंट ज्यादा कड़वा लग रहा हो तो इस अपमान को देश हित में अपना योगदान मानकर धीरे धीरे चाय की तरह भी सुड़क सकते हैं। अमृतकाल की यही तो खासियत होती है, कुछ भी खराब नहीं लगता। मल मूत्र मिला पानी भी अमृत हो सकता है और मोक्ष दिला सकता है। खैर, अगर बिहार के लोगों को अपनी बेटियों की बोली लगना खराब लगा होता तो क्या वो इसका विरोध नहीं करते? क्या वो इस अपमान के खिलाफ आवाज न उठाते? क्या बिहार की सरकार ने उत्तराखंड की सरकार से सवाल नहीं पूछा होता? क्या उस बयान के लिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होता? क्या बिहार के लोग सड़कों पर नहीं उतरे होते? लेकिन देखिए ना, किसी को बुरा नहीं लगा। बुरा लगेगा भी कैसे? बेइज्जत होने की आदत जो पड़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने भरे मंच पर बेटी का हिजाब खींच लिया था, तब भी किसी को बुरा नहीं लगा था। जनता सरकारी दाल भात खाकर पड़ी हुई थी और सारे नेता खीसे निपोरकर हंस रहे थे। तो भैया मेरे, देश भर को तो यही मैसेज गया था ना कि बिहार के लोगों को अपनी बेटियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। जो चाहे करो, जो मन हो बोलो। ये लोग अपमान सहने की आदत डाल चुके हैं। बिहार के जिन लोगों की बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है, जिस बिहार से केंद्र सरकार को भर भर के मंत्री और थोक भाव में समर्थन मिला हुआ है, अगर उन बिहार वासियों को बुरा लग रहा होता तो क्या कोई माई का लाल बिहार की बेटियों की बोली लगा सकता था? मुझे बिहार के लोगों की इस निष्क्रियता से कोई हैरानी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे अपने सम्मान की फिक्र है और मैं इस बेहुदा बयानबाजी को यूं ही नहीं जाने दूंगी। कहाँ है बिहार के वो तमाम बड़के नेताजी लोग जो चुनाव में वोट मांगने आए थे, गीत गाना भजन गाकर बिहार को बदलने की बात कर रहे थे? कहाँ हैं वो लोग? कहाँ गायब हैं? बदल गया बिहार? बिहार की अस्मिता यूं ही लुट जाएगी क्या? यहाँ बिहार की बेटियों की बोली लग रही है और आप लोग शीत निद्रा में पड़े हुए हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? सरकार में बैठे लोग तो बेशर्म हैं ही, क्या विपक्ष में बैठे लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता? बिना सत्ता मिले जनता के हक की बात नहीं की जाएगी? एक गरीब आदमी भी अपनी बेटी के सम्मान के लिए लड़ने पर आमादा हो जाता है, लेकिन ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, एक बार फिर साबित हो गया कि किसी अनपढ़ को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भले बना देना चाहिए, लेकिन कुपड़ को कभी किसी ओहदे पर नहीं बिठाना चाहिए। पहले तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AQI पर जिस तरह की अनपढ़ता और अपनी अशिक्षा का परिचय दिया, उसने फजीहत कराई ही थी। अब उसके बाद रेखा गुप्ता ने भरी विधानसभा के भीतर यह कह दिया कि भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में कांग्रेस से परेशान होकर बम फेंका था। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। बच्चे बच्चे को मालूम है कि भाई शहीद भगत सिंह ने 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार के विरोध में बम फेंका था। भाजपा की खासतौर पर महिला नेताएं एक से बढ़कर एक हैं भाई। कंगना आजादी 2014 से दिला रही थी, रेखा गुप्ता ने अब एक नया मुजस्समा बना दिया है। अब लोगों को यह समझ में आने लगा है कि भाजपा किसी नोन और समझदार व्यक्ति को किसी राज्य का सीएम आखिर क्यों नहीं बनाती है। रेखा गुप्ता जैसे को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाती है? क्योंकि भाई ये कुछ भी कह सकते हैं और भाजपा को तो यही चाहिए। भारत देशभक्तों का देश है और भारत के लोग अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जब से ये बात सरकार को मालूम हुई है, तब से वो देशवासियों की जान लेने पर आमादा है। सरकार पूरी ताकत से ये भ्रम फैलाने में लगी हुई है कि सरकार ही देश है और देशवासियों को अपनी सरकार के लिए जीने मरने को तैयार रहना चाहिए। लेकिन सरकार की इस थ्योरी में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर सरकार की सेवा करना देशवासियों का काम है, तो फिर सरकार का काम क्या है? सरकारी कंपनियां बेचना, अदानी का मुनाफा करवाना, देश के जंगल कटवाना, या अरावली को खत्म करने की साजिश करना, या हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना? सरकार की इस थ्योरी में एक और दिक्कत है। पिछले 3 बार से सत्ता में रहने वाली सरकार और खुद को देश समझने वाली भाजपा की सरकार तो 2014 में बनी। क्या उससे पहले देश नहीं था? देश तो तब भी था, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भाजपा के नेता कांग्रेस सरकार से सवाल भी पूछते थे और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते थे। तो क्या भाजपा के नेता देशद्रोही थे? दरअसल नहीं। सरकार से सवाल पूछने वाले न तब देशद्रोही थे, न अब देशद्रोही हैं।
दरअसल देशवासी भावुक हैं। वो भूल रहे हैं कि वो खुद भी देश का एक हिस्सा हैं। देश का एक एक नागरिक इस देश की एक एक ईंट है और हर ईंट जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उनकी आपसी पकड़ जितनी ज्यादा मजबूत होगी, देश उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। देश का विकास कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आप हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे दीजिए, देश का विकास हो जाएगा। लेकिन मौजूदा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के खिलाफ काम कर रही है। वो स्कूल बंद कर रही है, शराब की दुकानें खोल रही है और नौकरियां खत्म कर रही है। उसे देश की ईंटों को आपस में लड़ाना है। लोकतंत्र और गंगा जमुनी तहजीब की जिस बुनियाद पर देश की इमारत खड़ी है, उसे खत्म करना है। मेरा यकीन कीजिए, आप कितने भी बड़े देशभक्त हों, अगर आप सरकार के भक्त नहीं हैं, तो मौजूदा सरकार के लिए आप देशद्रोही हैं। यकीन न हो तो अपनी प्रिय सरकार से रोजगार और महंगाई पर 4 सवाल पूछकर देख लीजिए कि वायु प्रदूषण और सांस की बीमारी से जूझने वाले नागरिकों का देश कितना मजबूत होगा। बेरोजगारों की फौज बन चुकी आबादी का देश कितना मजबूत होगा। जिस देश की सरकारी कंपनियां बिक चुकी हों, एयरपोर्ट बिक चुके हों, रुपया धूल चाट रहा हो, लोकतंत्र खतरे में हो, बलात्कारी बेल पा रहे हों, बाजार में नकली दवाइयां और खाने की नकली चीजें भरी पड़ी हों, जहां खुद सरकार सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हो, कंपनियां सरकार को चंदा देकर धंधा पा रही हों, क्या वो देश मजबूत हो रहा है? जिस दिन आपने अपनी प्रिय सरकार से ये सवाल पूछ लिया ना, सरकार के जाहिल समर्थक और कुटिल सहयोगी उसी दिन आपको देशद्रोही और अर्बन नक्सल घोषित करेंगे। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। शायद तब आप समझ पाए कि देश से प्रेम करने के लिए सरकार का वफादार होना जरूरी नहीं होता और एक सच्चा देशभक्त अपना देश बचाने के लिए अपनी सरकार की मुखालफत करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जय हिंद, जय भारत। बेटी बचाओ का नारा देने वाले पिछले 12 सालों में शैतान की भूमिका में दिखाई दिए हैं। भाजपा नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के तमाम आरोप हैं। हालात ये हैं दोस्तों कि बेटी बचाओ के नारे पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा नेताओं से बेटी बचाओ। इस बीच उत्तराखंड में जिन भाजपा नेताओं के भीतर आत्मा जीवित है, उनके इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहला इस्तीफा हुआ ऋषिकेश से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी से। अंकित ने लिखा, जिस तरीके से इस केस में वीआईपी लोगों का नाम आ रहा है और मेरी पार्टी के लोग तमाशा देख रहे हैं, ये देखकर मुझे शर्म आ रही है। दूसरा इस्तीफा हुआ भाजपा नेता अरविंदर तोमर की तरफ से। अरविंद ने लिखा, सीबीआई जांच में हो रही देरी के कारण मैं बहुत आहत हूं, जिस कारण तत्काल प्रभाव से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तीसरा इस्तीफा हुआ पौड़ी से जिला पंचायत सदस्य किरण शर्मा की तरफ से। उन्होंने लिखा, मेरी पार्टी के लोग मुखदर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं और एक वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये सब देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस दल से जुड़ी थी। चौथा इस्तीफा दिया भाजपा नेता दीपक बिलजवाड़ ने। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है उन्होंने। दोस्तों, इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, लोगों की आत्माएं जाग रही हैं, लेकिन सरकार की आंख का पानी मर चुका है। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई। पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा। बहुत अजीब लगा। मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस भेजकर बुलाया था। क्या आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं खरीदा था और नहीं बीफ कंपनियों से चंदा लिया था, मैंने तो वोट भी नहीं चुराया था। लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पूछताछ के लिए मुझे नोटिस भेजा गया। जानते हैं मेरा अपराध क्या था? मेरा अपराध ये था कि मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस आजाद लोकतांत्रिक देश के एक आजाद नागरिक की हैसियत से इस देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी थी। बस ये बात सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई, होती भी कैसे? एक किसान परिवार की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले, औकात क्या है इसकी? तो बस भाई, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए नोटिस भेजकर थाने बुला लिया गया और मैं गई भी। क्या करती? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बस वो अंकिता भंडारी के असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचते और स्पेशल सर्विस मांगने वाले भाजपा के वीआईपी भी उससे बच जाते हैं। कानून के ये लंबे हाथ इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के जिम्मेदारों तक भी नहीं पहुंचते। पेपर लीक कराने वाले, टूटी सड़कें बनाने वाले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले, नकली दवाओं का कारोबार करने वाले, खाने की मिलावटी चीजें बनाकर देश भर में कैंसर फैलाने वाले, रेल दुर्घटनाओं के जिम्मेदार, टूटते पुलों के ठेकेदार, जंगल उजाड़ने वाले,
पहाड़ काटने वाले और हवा को जहर बनाने वाले नेता, अधिकारी और कारोबारी कानून के हाथों से बच जाते हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर कानून के मजबूत और लंबे हाथों से नहीं बच सकती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछ लेती है। नेहा राठौर को बचना भी नहीं चाहिए। उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि देश और जमाना देखे। उसे उसके मुंह में जबान होने की भरपूर सजा मिलनी चाहिए। जिन बेटियों की दुश्मन पूरी भाजपा है, नेहा पर उनके लिए आवाज उठाने की सजा भी मुकर्रर की जानी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना भी क्या छोटा गुनाह है? महंगाई पर गीत गाना क्या वित्त मंत्रालय से बगावत नहीं है? मजदूरों के हक की बात करना क्या लेबर डिपार्टमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं है? और फिर जब सरकार ने देश के कल्याण के लिए अलग अलग विभाग और मंत्री बना रखे हैं, तो मैं क्यों इन मंत्रालयों के मुद्दों पर बोल रही हूं? एक मुकदमा तो सरकारी काम में बाधा का भी बनता है। देश में जब महिला आयोग है तो महिला अधिकारों की बात करने वाली मैं कौन होती हूँ? कितनी अजीब बात है ना। जिस सरकार को देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ना था, वो सरकार मुझसे लड़ रही है। खैर, अब सरकार को जल्द से जल्द देश हित में कानून बनाकर आलोचना को देशद्रोह और आलोचकों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। मैं सरकार के कामों और देश के विकास की राह में एक बड़ी बाधा हूं। सरकार को देश हित में बिना देरी किए मुझे फांसी दे देनी चाहिए। दोस्तों, केंद्र सरकार में 7 महिला मंत्री हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन महिला होते हुए भी, हाथ में ताकत होते हुए भी ये मंत्री राजनीतिक लाभ के लिए चुप्पी साधे बैठी हैं। इनके चेहरे पहचान लीजिए: निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर, नींबूबेन ब्रह्मनिया। इस देश में महिला मंत्री इतनी अवसरवादी, इतनी असंवेदनशील हैं कि इनका इकलौता काम अपनी कुर्सी बचाने का है। इसके अलावा उत्तराखंड में रेखा आर्या महिला मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर इनकी जुबान पर दही जम गया है। देश का महिला आयोग नींद की गोली लेकर जनवरी एंजॉय कर रहा है। सारे मंत्री, सारे इंस्टीट्यूशन सिर्फ सत्ता की गुलामी कर रहे हैं। जनता एकजुट होकर अपनी बेटी की अस्मत की लड़ाई लड़ रही है। समय इस अवसरवादिता को दर्ज कर रहा है दोस्तों, और इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने अपने कर्तव्यों से गद्दारी की है, समय ने उनके साथ क्रूरता बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ी है।